वेलकम बैक गाइस। आज हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, विच इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हमारा पहला एसेंशियल भी था एंड चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको ये बताया था कि इन सारे एसेंशियल्स के अपने अपने चैप्टर्स हैं एंड वी विल डिस्कस द मोर डिटेल्स अबाउट दीज एसेंशियल्स इन देयर रिस्पेक्टिव चैप्टर्स। तो आज जो चैप्टर हमारा पहला स्टार्ट हो रहा है एसेंशियल का, दैट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। यानी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से रिलेटेड और क्या बातें हैं जो हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिक चीजें तो हमने पढ़ ली थी कि ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, बट उसके बियॉन्ड जाके हमें कुछ चीजें यहाँ पे समझनी है। तो कहता है प्रपोजल क्या है, ऑफर क्या है। आपको मैंने बताया था कि लॉ में ऑफर वर्ड डिफाइंड नहीं है। दे डू नॉट हैव अ वर्ड ऑफर इन द लॉ, इनफैक्ट दे यूज द वर्ड प्रपोजल। तो प्रपोजल एक्चुअली में है क्या, उस चीज को यहां पे डिस्कस करेंगे सेक्शन 2 क्लॉज ए के अंदर। तो सेक्शन 2 क्लॉज ए क्या कहता है, एक एक लाइन पढ़ेंगे बिकॉज डेफिनेशन लॉ की जो है वो प्रॉपर इंटरप्रेट करनी चाहिए, बिकॉज लॉ हम खुद नहीं बना सकते। हु हैज द पावर टू मेक लॉ? पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक द लॉ। तो पार्लियामेंट ने इस कानून को पास किया है तो हमें उसे वैसे ही पढ़ना पड़ेगा जैसे वो लिखा गया है। वी कैन नॉट इंटरप्रेट इट एज पर आवर ओन कन्वीनियंस। तो कहता है अ पर्सन इज सेड टू हैव मेड द प्रपोजल। एक एक लाइन का मतलब समझेंगे। यहाँ पे मान लीजिए दो व्यक्ति है, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। तो मिस्टर एक्स ने अपने गुड्स बेचने का ऑफर किसको दिया? मिस्टर वाई को। मिस्टर वाई आगे उसकी एक्सेप्टेंस करेंगे, बट फिलहाल के लिए टॉपिक है ऑफर। तो ऑफर को डिफाइन कर रहे हैं। तो यहां पे जब मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को सिग्नल दे देते हैं कि वो गुड्स सेल कर देंगे, तो इसको बोला जाता है उन्होंने एक ऑफर दे दिया। अब लॉ इसको थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बोलेगा। लॉ बोलता है व्हेन अ पर्सन हु द ऑफरर, एक्स क्या है यहाँ पे? ऑफरर, या इसको प्रपोजर भी बोल देते हैं। यानी जब ऑफरर सामने वाले व्यक्ति को सिग्नल दे देता है, when he signifies to another person। किस अनदर पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे? Y की बात हो रही है। Y कौन है यहाँ पे? ऑफरी है। ऑफरी मतलब जिसको ऑफर दिया गया है। तो ऑफर को डिफाइन करते हुए इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लिखने की क्या जरूरत थी? बेसिकली लॉ में ज्यादातर डेफिनेशंस बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से इसलिए लिखी जाती है सो दैट पीपल डोंट मिस इंटरप्रेट देम, इसीलिए। तो अ पर्सन इज सेड टू हैव मेड दी प्रपोजल। एक व्यक्ति द्वारा ऑफर दिया गया है, ऐसा कब माना जाएगा? व्हेन, सेकंड लाइन देखेंगे, व्हेन ही सिग्निफाइज, जब वो सिग्नल दे देता है। कैसे सिग्नल देगा? बोलकर, लिखकर, यानी एक्सप्रेस तरीके से, या फिर इम्प्लाइड तरीके से। टू अनदर पर्सन, किस अनदर पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे? हम यहाँ पे वाई की बात कर रहे हैं। तो अगेन व्हेन ही सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस, किस चीज के लिए वो एग्री करता है? विलिंगनेस मतलब रेडी टू डू समथिंग, लेकिन सिर्फ कुछ काम करने के लिए रेडी नहीं होना, कुछ काम ना करने के लिए भी रेडी हो, तो वो भी ऑफर हो सकता है। जैसे कि एक्स ने यहाँ पे कार सेल करने का ऑफर दिया था, तो ये कुछ काम करने का ऑफर है, टू डू समथिंग। कार सेल करने का या गुड सेल करने का ऑफर है। ये इसे बोलते हैं पॉजिटिव एक्ट, यानी ऐसा काम जिसमें कुछ किया जाएगा। लेकिन अगर एक्स बोलता है कि आप मुझे अगर इतने टाइम तक पेमेंट दे दो तो मैं अपने गुड्स आपको बेचूंगा, किसी और को नहीं, तो यहां पे क्या हो गया? नेगेटिव एक्ट, यानी एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग मतलब कुछ करने से रुकना, इसे कहता है एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो दोनों ऑफर हो सकता है, कुछ करने का ऑफर और कुछ ना करने का ऑफर। तो अ पर्सन इज सेड टू हैव मेड द प्रपोजल, एक व्यक्ति द्वारा प्रपोजल दिया जाता है जब वह व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को अपनी विलिंगनेस, किस चीज की विलिंगनेस? कि मैं कुछ करूंगा। अगेन यहां देखो, टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कुछ करने से या कुछ करने से रुकने के लिए विलिंग है, तैयार है। किस उम्मीद के साथ? अब अगेन यहां पे थोड़ा सा वर्ड टेक्निकल आ गया है, विद द व्यू। थर्ड लाइन क्या है? इस उम्मीद के साथ कि सामने वाला उस अपनी कंसेंट उसको दे देगा, असेंट उसको दे देगा, अपनी हामी दे देगा। अगर मैं किसी व्यक्ति के साथ मजाक कर रहा हूं कि मैं तो अपना घर तुझे सेल कर रहा हूं, अब मुझे उसकी एक्सेप्टेंस चाहिए थी क्या इस चीज में? आई वॉज जस्ट जोकिंग, तो दिस इज नॉट कॉल्ड एन ऑफर। यानी अपनी नियत बताना इज नॉट एन ऑफर।
मियर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन इज नॉट एन ऑफर। ये बात मैं आगे चल के इसी चैप्टर में बताने वाला हूं कि सिर्फ अपनी इंटेंशन, अपनी नीयत, अपनी सोच को बताना ऑफर नहीं होता, क्योंकि ऐसे केस में आप सामने वाले से हामी नहीं ले रहे हो। तो आप ऑफर में क्या करते हो, ऑफर में सामने वाले बंदे को किस चीज के लिए तैयार हो वो चीज सिग्निफाई करते हो। यू आर विलिंग टू डू व्हाट, टू डू समथिंग, कुछ करना या कुछ करने से रुकना, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। लेकिन इस व्यू के साथ, इस उम्मीद के साथ, विद द व्यू, फोर्थ लाइन देखे, विद द व्यू टू ऑब्टेन द असेंट, कंसेंट, सामने वाले बंदे ऑफरी की एक्सेप्टेंस भी मिल जाए, इस उम्मीद के साथ ऑफर दिया गया है। उस काम के लिए या उस रुकावट के लिए? उस काम के लिए सामने वाला बंदा अपनी कंसेंट दे दे, मैंने उसे गुड ऑफर करे इस उम्मीद के साथ कि वो हाँ करेगा और खरीद लेगा, या मैंने उसे कहा कि मैं गुड्स किसी और को नहीं बेचूंगा, आपको ही बेचूंगा, कुछ ना करने के लिए रेडी हो जाना, ये भी क्या है, ऑफर है, इस उम्मीद के साथ कि सामने वाला विल गेट रेडी फॉर इट। तो यहां पे देखो, बंदा जो ऑफर देता है वो ऑफरर होता है, जिसको दिया जाता है वो ऑफरी होता है। किस तरीके से देता है, एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड तरीके से ऑफरी को ऑफर देता है, चाहे वो कुछ काम करने के लिए या कुछ काम करने से रुकने के लिए बोले। और सिर्फ अपनी नियत बताना, इंटेंशन बताना इनफ नहीं है, ऐसे केस में सामने वाले व्यक्ति की ओपिनियन नहीं लेनी हमने, वी नीड टू टेक हिज असेंट। अगर मैं उससे सिर्फ कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि वो बंदा मुझे जवाब दे दे, तो ये ऑफर नहीं है। ऑफर तब है जब मैं जिस चीज के लिए रेडी हूं उस चीज की वो एक्सेप्टेंस भी करे, एंड दे कम इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, इस उम्मीद के साथ आपने ऑफर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक चीज एग्जाम्पल में डिस्कस्ड है। एक्स ने बोला बाय माई कार, और वो खुद को बोल रहा है मिरर में खड़े होके, तो कैन यू गिव ऑफर टू योरसेल्फ? नो, क्योंकि पहली लाइन में लिखा है पर्सन इज सेड टू हैव मेड द ऑफर या प्रपोजल व्हेन ही सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन, यानी खुद को ऑफर नहीं दिया जा सकता। सेकंड एग्जांपल देखो, एक्स ने वाई को ऑफर करा कार सेल करने के लिए और उसने रेडी भी कर लिया, ये एक पॉजिटिव एक्ट है क्योंकि ये कुछ करने के लिए उसमें अपनी विलिंगनेस दिखा रहा है। थर्ड में, आई विल नॉट गो टू कोर्ट इफ यू पे मी 1 लाख, ऐसा ऑफर दे रहा है उसको कि तू मुझे 1 लाख रुपए दे दे, मैं कोर्ट केस नहीं फाइल करूंगा। तो कुछ ना करने के लिए आपने क्या करा, यहाँ पे विलिंगनेस दिखाई है, ये ऐसा ऑफर है, ये एक नेगेटिव एक्ट का ऑफर है। नेगेटिव ऑफर मत बोलना, नेगेटिव एक्ट का ऑफर है। इसके बाद एक्स ने बोला आई एम प्लानिंग टू बाय योर हाउस, ये जस्ट एक ओपिनियन है, इसमें सामने वाले की एक्सेप्टेंस नहीं मांगी। तो दिस इज वाई दिस इज जस्ट मियर, मियर मतलब मात्र अपनी इंटेंशन डिक्लेयर कर रहा है, अपनी सोच डिक्लेयर कर रहा है, उसको बता रहा है, उससे सामने से एक्सेप्टेंस नहीं मांग रहा, उससे ये नहीं कह रहा कि तेरा घर खरीद लूंगा इतने लाख रुपए में, तू बेचेगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। तो समझ में आया ऑफर की डेफिनेशन क्या है। ऑफर बेसिकली सामने वाले व्यक्ति को कुछ विलिंगनेस जाहिर करना, कुछ करने के लिए या कुछ करने से रुकने के लिए, इस उम्मीद के साथ कि सामने वाला बंदा भी अपनी असेंट, अपनी कंसेंट, अपनी हामी हमें देगा। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 2B के अंदर तो एक्सेप्टेंस डिफाइंड है, तो मैं पहले सारा ऑफर के जितने भी रूल्स हैं वो सब पढ़ा रहा हूं आपको, फिर उसके बाद आई विल गो टू एक्सेप्टेंस। तो इसमें जो टॉपिक पहले आ गया वो 2 क्लॉज C का आ गया, जिसमें आपको बताया गया है प्रॉमिसर प्रॉमिसी कौन है। तो प्रॉमिसर इज द पर्सन हु इज मेकिंग द प्रपोजल, वेयरएज प्रॉमिसी इज द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। ये तो बात हमें पता है, जिसने ऑफर दिया वो ऑफरर है और जिसको ऑफर दिया वो ऑफरी है। लॉ डज नॉट यूज द टर्म ऑफर, ऑफर इज अ टर्म यूज इन जनरल प्रैक्टिस, इवन दो आप अगर ऑफर भी यूज करेंगे तो इट्स नॉट रॉन्ग। इसके बाद ऑफर कितने तरीके के होते हैं, इस बात को डिस्कस करेंगे। तो ऑफर बहुत सारे तरह के होते हैं, अगेन इसकी भी क्लासिफिकेशन है। जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, इसी तरह ऑफर कैसे दिया गया, इसी तरह से ऑफर किसको दिया जाता है, एंड देन बचे हुए तरह के ऑफर्स इसमें आएंगे, वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ऑफर में पहला टाइप का ऑफर आता है एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर इज द वन विच इज मेड बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन। तो स्पोकन और रिटन में समझ में आ गया, जैसे मैंने किसी को लेटर लिख के ऑफर दिया या टेलीफोन के थ्रू ऑफर दिया, तो ये बोल के और लिख कर है, तो ये टेक्निकली क्या हो गया, एक्सप्रेस ऑफर हो गया। वहीं पे जब बस रुक गई, बस का रुकना इटसेल्फ इज एन इम्प्लाइड ऑफर। हाँ, उसके बाद वो चढ़ गया तो वो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है, वो हम एक्सेप्टेंस वाले में पढ़ेंगे। बट ऑफर के केस में पढ़े तो बिना शब्दों के आपने किसी को कुछ ऑफर करा, कुछ विलिंगनेस जाहिर करी, कुछ करने की या कुछ ना करने की,
इसमें भी ऑफर आ जाएगा और ये इंप्लाइड तरीके से आएगा, यानी वर्ड्स के अलावा, अदरवाइज देन इन वर्ड्स। ये इसके सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी पहले, तो इतना डिटेल में हमें यहाँ पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता दूं, ऑक्शन का केस। ऑक्शन का केस थोड़ा सा डिस्कस करके अभी से चलते हैं, बिकॉज ऑक्शन के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन लॉ में बाद में भी है। तो व्हाट इज एन ऑक्शन? ऑक्शन बेसिकली आपने सुना होगा नीलामी करना, किसी की संपत्ति के लिए बोली लगवाई जाती है और व्यक्तियों को बुलाया जाता है और व्यक्ति आके बोली लगाता है, फिर उनको घर बेच दिया जाता है जो हाईएस्ट बिडर होता है। ऐसा कुछ आपने मूवीज में भी सुना होगा कि किसी की प्रॉपर्टी को नीलाम करा दिया जाता है और उसके बाद सामने वाले पार्टीज को बुलाया जाता है, वो पार्टीज बिडिंग करती हैं, बोलियां लगाती है और जो हाईएस्ट बिडर होता है उसको वो प्रॉपर्टी सेल कर दी जाती है। उस प्रॉपर्टी से जो पैसा आता है उस पैसे से उसकी जो लायबिलिटी वगैरह है वो पे करवाता है कोर्ट। फिर तो उतना डिटेल में हमें नहीं जाना, बट याद रखना यहाँ पे ऑफर कहां पर है, हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे वाई जो होता है वो ऑक्शनियर है। ऑक्शनियर मतलब जो नीलामी कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो कोर्ट से कोई बंदा बुलाया जाता है, ये बेसिकली कोर्ट हायर करता है इस बंदे को, यू गो एंड सेल द प्रॉपर्टी ऑफ दिस पर्सन। ये बंदा कंगाल हो चुका है, इसकी प्रॉपर्टी नीलाम कराओ और इसके क्रेडिटर्स को पे करवाओ। तो फिलहाल प्रॉपर्टी नीलाम कराने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एन ऑक्शन। इसके अलावा भी ऑक्शन और जगह भी यूज होता है, प्लीज डोंट टेक इट लाइक सीरियसली इस वर्ड से बट टिक जाना, क्योंकि ऑक्शन और जगह पे भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे 5G के स्पेक्ट्रम या फिर जब प्लेयर्स की बिडिंग होती है, ऑक्शन होती है, तो वो भी सेम प्रोसेस है। तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट के केस में ही ऑक्शन होगा, बट ऑब्वियसली मैं मर्केंटाइल लॉ पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको उस एग्जांपल को लेके समझा रहा हूं। तो यहाँ पे ऑफर क्या है मुझे ये समझाना जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो यहाँ पे वाई ऑक्शनियर नीलामी कर रहा है। कौन है नीलामी कर रहा है? ऑक्शनियर वाई। यहाँ पे ऑक्शनियर नीलामी करके एक पेपर में एडवर्टीजमेंट निकालता है कि जिसको ये प्रॉपर्टी खरीदनी है इस तारीख को आ जाना, बोली लगाना और जो हाईएस्ट बिडिंग करेगा उसको हम घर बेच देंगे। तो ये जो इसने एडवर्टीजमेंट निकाला ये ऑफर नहीं है, क्योंकि ऑफर तो तब देंगे जो सब सामने वाले व्यक्ति आके बिडिंग करेंगे। जो बोली लगाई जाती है ना वो ऑफर है। तो ऑक्शनियर सिर्फ एक बुलावा दे रहा है, आओ हमें ऑफर दो। तो ऑक्शन इज नॉट एन ऑफर। ऑक्शन इज नॉट एन ऑफर, इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। अब इन्विटेशन टू ऑफर के ऊपर पूरी डिस्कशन है आगे चल के, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। फिलहाल के लिए मैं आपको बताना चाहता था कि नीलामी ऑफर नहीं होता। नीलामी के लिए लोगों को बुलाना एक बुलावा है, सिर्फ वो आके आपको ऑफर देंगे, मुझे इतने पे बेच दो, मुझे इतने पे बेच दो। जैसे कि इस केस में देखो, वाई ने नीलामी करी और 3 व्यक्ति सामने से आए, एक्स, ए एंड बी। इनको बोला जाता है बिडर्स। एक्चुअली में ऑफरर्स या प्रपोजर्स कौन होते हैं? ये बिडर्स ही होते हैं। इन्हें प्रॉमिसर भी बोलते हैं, जो प्रॉमिस करेंगे आगे चल के। तो टेक्निकली एक ने 10 को बोला, एक ने 12 के लिए बोला और एक ने 9 लाख के लिए बोला। तो उन्होंने बिड लगाई, बोली लगाई। तो आपको पता है कि इसमें बिडिंग किसके फेवर में चली जाएगी? बिडिंग फेवर में चली जाएगी ए के फेवर में, बिकॉज ए ने हाईएस्ट बिड करी है। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस कौन कर रहा है? एक्सेप्टेंस यहाँ पे वाई कर रहा है। तो वाई को ऑफर दिया गया। तुम बोलोगे नहीं नहीं, वाई ने तो ऑक्शन किया है तो वाई ने ऑफर दिया है और ए ने एक्सेप्ट करा है। नो, फाइनल कॉन्ट्रैक्ट कब बन रहा है? जब ए ने 12 लाख का प्राइस ऑफर करा है और वाई ने उसको मान लिया। वो फॉल ऑफ हैमर बोलते हैं, बेसिकली वो हथौड़ा मारता है और कहता है कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज। तो इसका मतलब क्या है? वाई ने उसका ऑफर मान लिया। तो ऑफर एक्चुअली में बिडर्स देते हैं। उनको बुलाने का जो एडवर्टीजमेंट पेपर में दिया है, नीलामी का जो एडवर्टीजमेंट होता है, दैट इज नॉट एन ऑफर, दैट इज इन्विटेशन टू ऑफर। और इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है? ऑफर के लिए बुलावा, ऑफर से पहले दिया जाता है, वो ऑफर के बाद नहीं दिया जाता। तो ऑक्शनियर यहाँ पे कौन है? वाई, जो नीलामी करता है। बिडर्स कौन है यहाँ पे? एक्स, ए एंड बी। यहाँ पे बायर कौन है? बायर यहाँ पे ए है, क्योंकि ए को प्रॉपर्टी अब ये बिक जाएगी, क्योंकि ए यहाँ पे हाईएस्ट बिडर था तो कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ हुआ। और सेलर कौन है यहाँ पे? सेलर यहाँ पे वाई नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर्टी जिसकी नीलाम हो रही थी ना, जो वाई नीलामी करवा रहा था कोर्ट से आके, वाई तो कौन है? ऑक्शनियर, जो कोर्ट से आया। यहाँ पे के की प्रॉपर्टी की नीलामी हो रही थी। तो सेलर टेक्निकली कौन है? के। प्रॉपर्टी का मालिक कौन है? के। हाँ, वो खुद नीलामी नहीं कर रहा, वो किसी को बुला के नीलामी करवा रहा है। तो ऑक्शनियर खुद प्रॉपर्टी ओनर भी हो सकता है या किसी को बुला के भी करवा सकता है, जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो। तो ये पूरा जो प्रोसेस था ऑक्शन का, यू नीड टू नो दिस इन डिटेल, क्योंकि आगे चल के ये इन्विटेशन टू ऑफर में डिस्कस किया गया है। इसके बाद पहला ऑफर मैंने आपको कौन सा बताया था?
एक्सप्रेस ऑफर एंड दूसरा ऑफर है इम्प्लाइड ऑफर। तो बिडिंग यहाँ पे कौन सा ऑफर है? एक्सप्रेस ऑफर, क्योंकि ये बोल के लगाया जाता है। इसके अलावा जो सामने से ऑक्शनियर उसकी एक्सेप्टेंस करेगा, ठीक है मैं 12 लाख पे तुम्हें बेच दूंगा, तो वो बोलता नहीं है, वो हैमर फेंकता है, दैट इज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। मैं एक्सेप्टेंस वाले टॉपिक में बताऊंगा। बिडिंग इज द एक्सप्रेस ऑफर, वेयर एज फॉल ऑफ हैमर, कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज कर देना, ये क्या है? इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, क्योंकि ऑक्शनियर वहां बोलता नहीं है। अगर वो बोलेगा भी तो सिर्फ डन बोलेगा, दैट इज इट, पूरा डिटेल में उसको एक्सप्लेन नहीं करेगा। तो दैट इज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, ये एक्सेप्टेंस में आएगा सामने से। इसके बाद तीसरा टाइप आता है स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर किस कैटेगरी में आता है कि ऑफर किसको दिया गया है। इससे पहले जो दो ऑफर पड़े एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, वो थे ऑफर बनते कैसे हैं, ऑफर दिए कैसे जाते हैं। अब ऑफर किसको दिए गए हैं, इस पे कैटेगराइजेशन है। तो पहला है एक पर्टिकुलर व्यक्ति को दिए गए। तो स्पेसिफिक ऑफर मतलब जब ऑफर एक स्पेसिफिक व्यक्ति को दिया जाता है, यानी जहां पे प्रोमिसी यानी प्रपोजी या ऑफरी यहां पे स्पेसिफाइड है, कोई और बंदा आके उसको नहीं ले सकता। लेट्स से एक्स ने पर्टिकुलरली ऑफर दिया वाई को कि आई विल सेल माई कार टू यू, यू आर माई फ्रेंड, आई विल सेल माई कार टू यू, यू विल पे मी 10 लाख रुपीज। तो ये ऑफर दिया गया। इसके बाद वाई का पड़ोसी आता है और कहता है मैं खरीद लेता हूं। तो क्या ये वाई के पड़ोसी को ऑफर दिया गया? नो, दिस ऑफर इज वैलिड ओनली फॉर एक्स। जब कंपनियां आपको डिस्काउंट कूपन्स भेजती हैं तो वो कूपन सिर्फ आप यूज कर सकते हो। तो दे हैव मेड द स्पेसिफिक ऑफर टू यू ओनली, वो किसी को नहीं, जनरल पब्लिक को नहीं दे रही। हाँ, अगर जनरल पब्लिक के लिए पहले से डिफाइंड है 20% डिस्काउंट टू एनीबडी, तो वो जनरल ऑफर है, वो हम अगला पढ़ने वाले हैं। बट स्पेसिफिक ऑफर क्या है? जो स्पेसिफिक बंदे को दिया, इसकी एक्सेप्टेंस क्या कोई और बंदा कर सकता है? नहीं, ये नहीं कर सकता। तो देखो, व्हाट इज एन स्पेसिफिक ऑफर? एन ऑफर टू अ डेफिनेट या पर्टिकुलर या असर्टेन्ड, पहले से पता लगाया व्यक्ति है कि इसी को दे रहे हैं। एक्स ने वाई को ऑफर दिया, तो वाई के अलावा कोई और बंदा नहीं है, तो एक्स ने असर्टेन कर लिया वाई को कि तुझे ही दे रहा हूं, ठीक है। पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन 2 मिनट में बता रहा हूं। एक व्यक्ति को स्पेसिफिक ऑफर दिया गया, नो अदर पर्सन अदर देन दिस स्पेसिफिक पर्सन कैन एक्सेप्ट दी ऑफर, इस व्यक्ति के अलावा कोई और इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर करके आता है तो हम क्या बोलेंगे? जिस चीज को ऑफर नहीं उसकी एक्सेप्टेंस ही क्यों? अगर यहाँ पे पड़ोसी आगे बोलता है मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो टेक्निकली ऑफर तुझे कम्युनिकेट ही नहीं हुआ। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त में यही तो बताया था कि ऑफर जब उसे कम्युनिकेट नहीं हुआ तो उसने एक्सेप्टेंस कैसे कर ली। तो एक्स ऑफर्स टू सेल वाई कार थ्रू ईमेल, एक्सप्रेस ऑफर है, लिख के बोला गया, और स्पेसिफिक ऑफर भी है क्योंकि वाई को गया। दिस इज एन एक्सप्रेस ऑफर एज वेल एज स्पेसिफिक ऑफर टू वाई। इफ एनीवन अदर देन वाई कम्स टू नो अबाउट द ऑफर इज नॉट एन ऑफरी, वो ऑफरी नहीं हो सकता बिकॉज ऑफर उसको कम्युनिकेट कभी किया ही नहीं गया, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर क्या था? स्पेसिफिक पर्सन। अब एक ग्रुप ऑफ पर्सन ही बता देता हूं मैं तुम्हें। ग्रुप ऑफ पर्सन का मतलब कि एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल को ये ऑफर दिया गया। जैसे कि मेरे पास लेट्स से एक बैच है सीए का और ऐसे बहुत सारे बैच है। तो सीए में जो लॉ का बैच है उसमें मैंने 10% डिस्काउंट ऑफर कर दिया, तो ये स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को है, तुमको नहीं, इसमें तो बहुत सारे हैं। लेट्स से मैंने बैच नंबर 10 को ऑफर दिया, तो ये बैच जो है इसमें बहुत सारे व्यक्ति हैं, ये ग्रुप ऑफ पीपल है, बट स्टिल ये स्पेसिफिक ऑफर है क्योंकि हमारे पास इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स तो है ना। तो स्पेसिफिक स्टूडेंट को ना देकर एक ग्रुप ऑफ पीपल को दिया, तो बहुत सारों में से कुछ एक व्यक्ति को देना भी स्पेसिफिक ऑफर हो सकता है, ये जनरल नहीं है, क्योंकि जनरल यहाँ पे क्या है? टोटल स्टूडेंट्स। जैसे कि देखो एक्स लिमिटेड ने अनाउंस करा है कि सारे वर्कर्स में अनाउंस करा है कि जो सिर्फ नाइट शिफ्ट वाले व्यक्ति हैं उन्हीं को बोनस मिलेगा। तो सारे व्यक्तियों के लिए एप्लीकेबल है क्या ये? नहीं, सिर्फ नाइट शिफ्ट वालों को। अनाउंस सब में करा है लेकिन एप्लीकेबल ओनली टू नाइट शिफ्ट वर्कर्स। तो ये एक स्पेसिफिक ऑफर है बिकॉज ये सारे वर्कर्स को नहीं मिला, ये सिर्फ सारे वर्कर्स में पर्टिकुलर व्यक्तियों को मिला। तो जब पर्टिकुलर आ जाता है ना, चाहे वो पर्टिकुलर में 5 व्यक्ति क्यों ना हो, जब आपने टोटल में से कुछ व्यक्तियों को अलग कर दिया, ये स्पेसिफिक ऑफर है, चाहे वो एक व्यक्ति को हो चाहे वो ग्रुप ऑफ पीपल को हो। ये चीज प्लीज याद रखना। अब आता है जनरल पब्लिक को जब ऑफर दिया जाता है। जनरल ऑफर, जनरल ऑफर इज एन ऑफर विच इज नॉट अ स्पेसिफिक ऑफर। जब आप सारे वर्कर्स को बोलोगे आपको दिवाली का बोनस मिल रहा है, चाहे नाइट हो चाहे डे शिफ्ट वाले हो, सबको देंगे, तो ये जनरल ऑफर हो गया, ठीक है। तो
एन ऑफर नॉट मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन बट टू पब्लिक एट लार्ज, पूरी पब्लिक को डोमिनोज ने ऑफर करा 10% डिस्काउंट ऑन पिज्जा ड्यूरिंग दिवाली पीरियड, तो ये एक जनरल ऑफर है, जिस जिस व्यक्ति को ये ऑफर पता चलेगा आके ले जाए। इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीबडी, ये कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, यानी ये पब्लिकली अनाउंस हुआ है, ये कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है अगर वो शर्तें पूरी कर दे और उसको ऑफर का पता भी हो। जैसे लालमन शुक्ला में भी पब्लिकली अनाउंस हुआ था, बट लालमन शुक्ला को ये बात पता नहीं थी कि ऑफर दिया गया है, उसको तो बाद में आके पता चला, तो ये ऑफर इज नॉट वैलिड फॉर लालमन शुक्ला। तो जनरल ऑफर क्या है? जनरल ऑफर है जो पब्लिक एट लार्ज को दिया गया है, और इसको कौन एक्सेप्ट कर सकता है? इसको कोई भी व्यक्ति जो शर्तें लगाई गई है उसको फुलफिल कर दे। जैसे कि डोमिनोज ने बोला कि 10% डिस्काउंट है या 50% डिस्काउंट है, लेकिन आपको मिनिमम परचेज करनी पड़ेगी 500 रुपए की, तो आपने पहले वो शर्त तो पूरी करनी पड़ेगी। तो जो भी व्यक्ति 500 रुपए से ऊपर का पिज्जा खरीदता है उसको वो पिज्जा 250 रुपए का पड़ जाएगा। आई बात समझ में? तो जो व्यक्ति खरीद रहा है 100 रुपए का पिज्जा, तो क्या उसका ऑफर मिल जाएगा? नहीं, इवन दो ही नोज दी ऑफर, वो शर्तें पूरी नहीं कर रहा, तो इस ऑफर को वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, यानी उस पर ये ऑफर नहीं लगेगा। जोमैटो में भी सेम कॉन्सेप्ट चलता है कि आप पर्टिकुलर अमाउंट कार्ट में रखें और तभी आपको कूपन एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे दोनों चीजें होनी चाहिए, लालमन शुक्ला के हिसाब से आपको ऑफर का पता भी होना चाहिए, एज वेल एज आपको पर्टिकुलरली यहाँ पे सारी शर्तें पूरी भी करनी पड़ेंगी। अब इस पे केस स्टडी है, यानी शर्तों को पूरा करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक प्रॉपर केस स्टडी है। जैसे लालमन शुक्ला वाज इंपॉर्टेंट, ऐसे ही कार्लेल एंड कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के ऊपर एक केस बना हुआ है। तो एक कंपनी थी कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ये एक पर्टिकुलरली दवाई बनाती थी, इन्फ्लुएंजा को लेके दवाई इसने बनाई, और इसने एडवर्टाइजमेंट दिया पेपर में कि कोई भी व्यक्ति जो हमारी दवाई का इस्तेमाल करके बीमार पड़ जाता है, यानी उसको इन्फ्लुएंजा हो जाता है, ऐसे केस में हम उसको 500 पाउंड का इनाम देंगे। तो यहाँ पे शर्त क्या लग गई? पहले तो आपको दवाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से जो हमने स्टेप्स बताए हैं वैसे ही दवाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसके बावजूद भी अगर आपको इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो हम आपको कंपनसेशन 100 पाउंड की देंगे। ठीक है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग फैक्ट्स थोड़े बहुत अमाउंट को लेके चेंज हो सकते हैं, बट ओवरऑल जिस्ट उसकी सेम रहेगी। तो यहाँ पे कंपनी थी जिसने कोई दवाई बनाई और दवाई के लिए पब्लिक में एडवर्टीजमेंट दे दिया कि किसी को भी अगर हमारी दवाई के यूज करने के बावजूद भी इन्फ्लुएंजा हो गया तो ऐसे केस में हम उसको 100 पाउंड का रिवॉर्ड देंगे। तो इसमें मिसेस कार्लेल एक लेडी थी जिन्होंने उनकी स्मोक बॉल को वैसे ही यूज करा जैसे कि लिखा गया था, कंडीशंस लिखी गई थी, उसके बावजूद भी उनको इन्फ्लुएंजा हो गया। उन्होंने कोर्ट केस फाइल करा एंड यहाँ पे पाया गया कि उन्होंने ये जनरल ऑफर की एक्सेप्टेंस कर ली। ये जनरल ऑफर था, पब्लिक में अनाउंस हुआ था, एडवर्टाइज हुआ था, इसके बावजूद यहाँ पे लेडी को क्या हो गया? इन्फ्लुएंजा हो गया, तो उन्होंने शर्तें तो पूरी करी। यही चीज मैंने बताई कि आपको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दी गई शर्तें तो पूरी करनी पड़ेंगी। जस्ट बिकॉज आपको ऑफर पता है इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक्सेप्ट भी कर लिया। तो यहाँ पे कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस में यहाँ पे कार्लेल ने प्रॉपर कंडीशन फुलफिल करी एंड ऑब्वियसली उनके पास पेपर का कटआउट भी था, तो उनको कम्युनिकेट तो हुआ ही है ऑफर। तो दोनों केसेस में ये वैलिड हो गया एंड उन्होंने केस ये जीत लिया। ऑब्वियसली यहाँ पे कार्लेल ने केस फाइल किया था कंपनी के ऊपर, तो कार्लेल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक कंपनी। यहाँ पे प्लेंटिव कौन थी? मिसेस कार्लेल। इसके बाद आता है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर को बहुत ध्यान से सुनना। क्रॉस ऑफर में होता क्या है कि हम दूसरे वाले के ऑफर को इग्नोर कर देते हैं और अपना ही ऑफर दे देते हैं। तो तुमने कहा था काउंटर ऑफर में भी तो ऐसा हुआ था। यस, काउंटर ऑफर थोड़ी देर बाद आने वाला है, प्लीज अंडरस्टैंड केयरफुली। क्रॉस ऑफर में होता है कि ऑफर दोनों एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स, लेकिन यहां पे हम सामने वाले का ऑफर इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि एक्स ने मारुति कार सेल करने के लिए वाई को ऑफर करा 1 जनवरी को, और वाई ने 2 जनवरी को उसका लेटर तो पहुंचा नहीं, वाई ने एक और लेटर पोस्ट कर दिया अगले ही दिन 2 जनवरी को मारुति कार परचेज करने का। तो बात तो सेम ही है। रियल लाइफ में तो हम हंस देंगे कि उसने कुछ बोला, मैंने सेम बात रिपीट कर दी, लेकिन मर्केंटाइल लेवल पे इस पे झगड़े हो जाता है। लेट्स से किसी एक पार्टी को बैक ऑफ करना था, तो वो बोलेगी मैंने तो एक्सेप्टेंस करी नहीं, मैंने तो अपना ऑफर दिया था। समझ में आई? तो कॉन्ट्रैक्ट में बनते कब है? जब ऑफर एक्सेप्टेंस हो जाती है। यहां तो दोनों ने ही ऑफर दे दिया, सेम चीज पे दिया, सेम प्राइस पे दिया, लेकिन एक दूसरे के ऑफर को सुना ही नहीं, इग्नोर कर दिया। तो कह सकते हैं एक दूसरे के ऑफर यहाँ पे क्या है, तो अपने आप में सिर्फ ऑफर ही रह गए, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बने ही नहीं।
तो टू ऑफर्स आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स। अगर हम मारुति की जगह कार चेंज कर देना तो ये दोनों नए ऑफर हैं। फिर एक्स ने एक ऑफर करा, वाई ने एक ऑफर करा, दोनों सेपरेट ऑफर है। बट क्रॉस ऑफर क्या है? क्रॉस ऑफर मतलब जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, सेम बात है लेकिन दोनों ने बोल दी। तो क्रॉस ऑफर इज द ऑफर विच इज मेड बाय पार्टीज इन इग्नोरेंस ऑफ अदर पर्सन्स ऑफर। यस दे आर सेम इन ऑल एस्पेक्ट्स। ये हर एस्पेक्ट्स में सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, प्राइस भी सेम है। तो ऐसे केस में क्या हम मान ले एक्सेप्टेंस हो गई? नहीं, ये सिर्फ ऑफर है, ये ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं है। ठीक है, मैंने सेम यहाँ पे एग्जांपल कोट करा है। ऐसा एक और केस है, एक्स ने लेटर सेंड करा मारुति के लिए और वाई ने लेटर सेंड करा है टोयोटा कार के लिए। तो दिस इज नॉट अ क्रॉस ऑफर, दीज आर जस्ट टू सेपरेट ऑफर्स। इसके बाद आता है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या होता है? जहां पे एक्सेप्टेंस दी जाती है लेकिन एक्सेप्टेंस में क्वालिफिकेशन लगा दी जाती है। क्या लगा दी जाती है? एक्सेप्टेंस में क्वालिफिकेशन, शर्त लगा दी जाती है। उसका ऑफर सुनने के बाद, प्लीज अंडरस्टैंड, क्रॉस ऑफर में दूसरे का ऑफर पता नहीं होता, लेकिन काउंटर ऑफर में ऑफर पता होता है पहले वाले का। आप उसको काउंटर चेक करते हैं और अपना ऑफर दे देते हैं, लेकिन क्या लगा के देते हैं? यहां पे आप कंडीशन लगा के दे रहे हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड, एक्स ने वाई को ऑफर करा, वाई कम्युनिकेट भी हुआ, वाई ने सेम चीज इसको ऑफर कर दी। ये क्या क्रॉस ऑफर है? यस, क्योंकि वाई ने एक्स के ऑफर को इग्नोर कर दिया। एक्स ने वाई को ऑफर दिया, ये मारुति कार के ऊपर लेट्स से ऑफर था, और वाई ने टोयोटा के ऊपर ऑफर कर दिया। तो ये सेम ऑफर नहीं है और सुनने के बाद करा है, तो इसे काउंटर ऑफर बोल सकते हैं? यस, क्योंकि उसने शर्त लगा दी। यहां पे शर्त लगा दी कि नहीं मुझे तो टोयोटा खरीदनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है काउंटर ऑफर। वेरी इंपॉर्टेंट, हमने थोड़ा पढ़ा हुआ भी है पहले। काउंटर ऑफर इज बेसिकली एन ऑफर जहां पे ऑफरी ने कोई कंडीशन लगा दी है एक्सेप्टेंस देते वक्त। यानी एक्सेप्टेंस तो दे रहा है उसी बात पे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगा दी, प्राइस चेंज कर दिया, प्रोडक्ट चेंज कर दिया, ये सब चीजें। तो व्हेन ऑफरी सेंड्स कंडीशनल और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, लेट्स से शॉपकीपर ने ऑफर करा है 10 रुपए की सब्जी, मैंने एग्जांपल कोट किया था पहले भी, और इसके बावजूद मदर ने सुनने के बाद क्या बोला? नहीं 9 की। तो ये मदर ने एक्सेप्टेंस तो दी है लेकिन प्योर फॉर्म में नहीं दी है, मम्मी ने सामने से शर्त लगा दी, और एक्सेप्टेंस में शर्तें नहीं होती है, दे आर एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। और यहाँ पे क्या हो गई? क्वालिफिकेशन लग गई, कंडीशन लग गई। ठीक है, इट लीड्स टू कैंसिलेशन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। इससे क्या होता है? ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो जाता है। एक्स ऑफर्स टू सेल कार टू वाई फॉर 10 लाख, वाई एग्रीज टू बाय इट एट 9 लाख रुपीज। वाई 9 लाख रुपए में उसे खरीदने के लिए रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे 10 को चेंज कर दिया गया 9 में, तो ये काउंटर ऑफर है। ये एक्सेप्टेंस प्योर फॉर्म में नहीं है, तो इसको एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे। ऐसा मानेंगे सामने वाले ने नए प्राइस पे ऑफर कर दिया, जैसे ऊपर वाले केस में टोयोटा कार जो सामने से बोली गई, ये एक तरह से काउंटर ऑफर ही तो है, क्योंकि प्रोडक्ट सेम नहीं है, एक शर्त लगा के बोल दी नहीं टोयोटा कार चाहिए। तो प्लीज इसको अंडरस्टैंड करना, काउंटर ऑफर क्या है? काउंटर ऑफर इज बेसिकली व्हेन अ पार्टी काउंटर चेक्स द ऑफर ऑफ फर्स्ट पर्सन एंड एड्स अ कंडीशन टू इट। उस एक्सेप्टेंस में कंडीशन लगा देती है। ठीक है, इसके बाद आता है स्टैंडिंग और कॉन्टिन्यूइंग ऑफर। स्टैंडिंग और कॉन्टिन्यूइंग ऑफर, इसे ओपन ऑफर भी कहते हैं। ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ओपन रहता है, कोई भी आए इसको एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, एन ऑफर रिमेनिंग ओपन फॉर एक्सेप्टेंस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, द टेंडर्स आर फेमस एग्जांपल्स ऑफ दिस ऑफर। ये एक ऑफर होता है जो एक पर्टिकुलर टाइम तक वैलिड रहता है और व्यक्ति इसको एक्सेप्ट कर सकता है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। जैसे डोमिनोज पिज्जा ने 50% डिस्काउंट दिया ड्यूरिंग दिवाली सीजन, तो ये क्या है? एक स्टैंडिंग ऑफर है। ये स्टैंड कर रहा है पूरे 1-1.5 महीने के लिए। दिवाली का सीजन 1-1.5 महीने चलेगा, तो उसमें ये आपने क्या कर दिया? ऑफर दे दिया। तो ये ऑफर 1-1.5 महीने तक कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। ऑफकोर्स ये जनरल ऑफर भी है, इसलिए कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। अगर ये स्पेसिफिक ऑफर होता तो स्टैंड तो करता। लेट्स से मैंने किसी को बोला कि भाई 1 साल में कभी भी आ जाइयो, मेरी कार परचेज कर लियो, मैं इतने प्राइस तक तुझे बेच दूंगा। ये एक स्टैंडिंग ऑफर है, बट स्पेसिफिक ऑफर भी है, तो वही बंदा आ सकता है उतने पीरियड में। आई बात समझ में या नहीं? तो यहाँ पे एग्जाम्पल 2 लेते हैं टेंडर का। टेंडर क्या होता है ये भी मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। ऊपर मैंने बोला है टेंडर आर फेमस एग्जाम्पल ऑफ दिस। एक्स को बहुत बड़ी क्वांटिटी में गुड्स चाहिए थे, लेकिन पूरे साल चाहिए होंगे, तो उसने एडवर्टाइज करा पेपर में, टेंडर इनवाइट करा। अब टेंडर इनवाइट करा मतलब सामने से बोला आओ मुझे टेंडर दो, जो मुझे सही प्राइस लगेगा, लोएस्ट प्राइस लगेगा, मैं उस पर बेच दूंगा। तो एक्स को सामान की जरूरत थी, लेकिन 1 महीने के लिए नहीं, 12 महीने के लिए। तो इसने एडवर्टीजमेंट करा। क्या एडवर्टीजमेंट पेपर में करना
इज एन ऑफर? नो, इट इज नॉट एन ऑफर, क्योंकि ये ऑफर इनवाइट कर रहा है। कार्लिल में भी एडवर्टाइज किया था, किसने? कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने, बट वो एडवर्टीजमेंट प्रॉपर ऑफर था। क्यों? क्योंकि वहां पे वो कह रहे थे कि किसी ने अगर हमारी इस शर्त को शर्त लगा के बोला गया था, एडवर्टीजमेंट में ही शर्त लगा दी थी, तो वो अपने आप में ऑफर था। बट इन्विटेशन जब दिया जाता है सामने वाले व्यक्ति को कि एक्स ने कहा आओ हमें ऑफर करो अपने अपने प्राइसेस, और जो लोएस्ट प्राइस होगा उसकी क्रॉप हम खरीदेंगे, तो ये टेक्निकली एडवर्टीजमेंट टू इनवाइट द ऑफर है। ये इनवाइट कर रहे हो ऑफर, इसमें शर्त नहीं लगा रहे। तो एक्स यहाँ पे आया, उसने एडवर्टाइज करा, एडवर्टाइज करने के बाद वहां से वाई आया सामने से उठ के और उसने अपना प्राइस कोट करा, और वो प्राइस उसको अच्छा लगा एक्स को, तो एक्स ने क्या कर लिया? एक्सेप्टेंस कर लिया। ठीक है, तो वाई ऑफर रिमेन स्टैंडिंग फॉर 12 महीने के लिए। ये जो प्राइस उसने कोट करे हैं पूरे 12 महीने तक वैलिड है। तो यहाँ पे ऑफर कौन हो गया? ऑफर यहाँ पे हो गया वाई। वाई आके ऑफर देगा, और वाई का ऑफर जो है दैट इज अ स्टैंडिंग ऑफर। ये एक ओपन ऑफर है, 9 महीने के लिए इसका जो रेट है वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली टाइप्स ऑफ ऑफर हमारे खत्म हो गए। हमने कौन कौन से ऑफर पढ़े? हमने एक्सप्रेस ऑफर पढ़ा। एक्सप्रेस ऑफर इज द वन विच इज मेड इन वर्ड्स, आइदर स्पोकन और रिटन, इम्प्लाइड में अदरवाइज देन इन वर्ड्स। जनरल ऑफर जो जनरल पब्लिक को देता है, कोई भी इसको आके एक्सेप्ट कर सकता है। 2 शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी, एक तो आपको जो शर्तें ऑफर देते वक्त लगाई गई वो पूरी करनी पड़ेगी, एज वेल एज आपको ऑफर कम्युनिकेट भी हुआ हो। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस। और स्पेसिफिक ऑफर वो ऑफर होता है जो स्पेसिफिक व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पीपल को दिया हो, यानी पूरे पब्लिक में से एक पर्टिकुलर ग्रुप को देंगे वो भी स्पेसिफिक माना जाएगा। पूरे पब्लिक को देते हैं, दैट इज जनरल ऑफर। ठीक है, क्रॉस ऑफर इज द ऑफर जो आइडेंटिकल है हर एस्पेक्ट में, लेकिन एक दूसरे के ऑफर को इग्नोर करते हुए दिए गए। और काउंटर ऑफर क्या है? जहां पे ऑफर की एक्सेप्टेंस तो दी जा रही है बट क्वालिफाइड तरीके से दी जा रही है, यानी कंडीशन लगा के दी जा रही है। इसके बाद लास्ट ऑफर आता था स्टैंडिंग ऑफर या ओपन ऑफर। ये वो ऑफर है जो एक पर्टिकुलर पीरियड तक स्टैंड करता है, जिसको एक पर्टिकुलर पीरियड तक वैलिड मानेंगे। इसके बाद टॉपिक आता है लीगल रूल्स टू अ वैलिड ऑफर। एक वैलिड ऑफर के क्या क्या रूल्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं हम। तो कहता है ऑफर मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशन। ये बात हमें पता है, ऑफर देते वक्त लीगल इंटेंशन तो होना चाहिए। याद करो चैप्टर नंबर 1 में मैंने बताया था 3 कंडीशन। ऑफर मस्ट बी प्रॉपर्ली कम्युनिकेटेड, ऑफर में आपको एक लीगल इंटेंशन भी होना चाहिए। ठीक है, तो लीगल इंटेंशन हमें पता है, हम किसी को अगर मजाक कर रहे हैं या किसी को डोमेस्टिकली यहाँ पे ऑफर दे रहे हैं तो वो प्रॉपर ऑफर नहीं है। प्रॉपर ऑफर क्यों नहीं है? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएगा। हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो उसको ऑफर नहीं बोलेंगे ना। और हम ऑफर कौन सा पढ़ रहे हैं? सेक्शन 2 क्लॉज ए वाला ऑफर, जो यानी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ऑफर है। इट मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वेग। इसमें सर्टेनिटी होनी चाहिए। जैसे इसमें एग्जाम्पल है, एक्स ने वाई को ऑफर करा कार एट ₹1 लाख और 1.5 लाख। तो ये प्राइस फिक्स ही नहीं है, 1 लाख बोल या 1.5 लाख बोल, तो प्राइस फिक्स नहीं है। प्राइस वेग है, धुंधला है, तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी आ गई। ये ऑफर प्रॉपर नहीं है। एक्स ऑफर्स टू सेल ऑयल टू वाई। एक्स यहाँ पे 2 तरह के ऑयल्स में डील करता है, कोकोनट ऑयल और यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। तो दोनों में से कौन सा ऑयल ऑफर कर रहे हो, आपको यही नहीं क्लियर है, तो टेक्निकली ये प्रॉपर ऑफर नहीं है। ये भी चीज मैंने आपको पढ़ा दी थी फर्स्ट चैप्टर में। अब इसके बाद आता है इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ये भी पढ़ चुके हैं, बताओ लॉ का नाम बताओ। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। अगर आपको ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ तो ऐसे केस में आप उसकी एक्सेप्टेंस भी नहीं कर सकते। तो रूल्स थोड़ी जल्दी जल्दी फिनिश हो जाएंगे। इट मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम मियर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। सिर्फ आप अपनी नियत बता रहे हो तो ये ऑफर नहीं है। किसी से आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो, किसी से आप अपनी बात बता रहे हो, लेकिन उसकी हामी नहीं मांग रहे हो, सामने से एक्सेप्टेंस नहीं मांग रहे हो, तो ये ऑफर नहीं है। एक्स रोट टू हिज सन इन लॉ अबाउट हिज डॉटर शेयर इन प्रॉपर्टी आफ्टर हिज वाइफ डाइज। एक्स ने अपने दामाद को एक क्या लिखा, लेटर लिखा कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी मेरी बेटी यानी तेरी वाइफ को चली जाएगी। अब ये बात सिर्फ उसने बताई है, इसने ये लेटर लिखा कि मैं ऐसा सोच रहा हूं। ऑब्वियसली लेटर में लैंग्वेज अलग थी, तो इट इज जस्ट मियर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। प्रॉपर तो प्रॉपर्टी जाती है विल के थ्रू, ये प्लीज याद रखना। तो सिर्फ ये बात लिखनी कि मेरे मरने के बाद ये मेरी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, मेरी बेटी के पास जाएगी, या मेरी वाइफ के मरने के बाद, तो ये पर्टिकुलर जो है ये डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन है। एक्चुअली में ये ऑफर नहीं है। इसके बाद इट मे बी कंडीशनल।
ऑफर में तो शर्तें लगेंगी, ऑफर तो कंडीशनल होगा ही, एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकती, ऑफर में भर भर के शर्तें लगाओ। तो कहता है एन ऑफर में कंटेन स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस। हाँ, अगर आपने कोई ऐसी शर्त लगाई जिसको आपने अगर नहीं बताया तो सामने वाले पार्टी क्या हो जाएगी, कंफ्यूज हो जाएगी। जैसे कि मैंने किसी को कोर्स ऑफर करा और मैंने बोला ये कोर्स आपका सिर्फ 6 महीने के लिए वैलिड है, तो अगर मैं 6 महीने नहीं बताऊंगा ना तो हो सकता है उसका डिसीजन कुछ और हो। अगर मैंने बोला मैं आपको पढ़ा रहा हूं और ये कोर्स इनफाइनाइट टाइम के लिए वैलिड है, आपने ऐसा अज्यूम कर लिया, आप बड़े आराम से ले लोगे। बट जैसे ही मैंने बोला ये ऑफर 2 महीने के लिए वैलिड है, हो सकता है आप मेरे ऑफर को एक्सेप्ट ही ना करो। तो ऑफर में कोई स्पेशल शर्त है वो आप पहले से ही बता दें, यानी कोई छुपी हुई कंडीशन है तो वो प्लीज बता दे। स्पेशल शर्तों को प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल लीड टू फ्रॉड। ये क्या होगा, ओमिशन ऑफ फैक्ट में आ जाएगा, यानी कोई बात आपने छुपाई है, ओमिट करी है और ये फ्रॉड में आ जाएगा। इसीलिए सामने वाली पार्टी यहाँ पे फ्री होके निकल पाएगी। ये वैसे आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर कोई स्पेशल शर्त है, कंडीशन लगाओ, भर भर के लगाओ, लेकिन उस चीज को कम्युनिकेट भी कर देना। इट मस्ट नॉट कंटेन अ टर्म नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। कहता है इसमें कोई भी ऐसी शर्त नहीं होनी चाहिए जिस शर्त को अगर पूरा नहीं करा तो एक्सेप्टेंस मान लेंगे, यानी एक्सेप्टेंस तो प्रॉपर होनी चाहिए। ये एक्सेप्टेंस टॉपिक में पढ़ेंगे हम। देखो, एक्स ने वाई को बोला कि अगर तूने मुझे 30 जनवरी तक जवाब नहीं दिया, देखो एक्स सेंड्स लेटर टू वाई कंटेनिंग टर्म्स, क्या शर्तें हैं उसमें कि अगर तूने मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करा नो बाय 30 जनवरी तो मैं मान लूंगा मैं तेरी प्रॉपर्टी का नया मालिक हूं। यहां पे वाई की साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे, किसी की चुप्पी को एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे, क्योंकि यहां पे एक ऐसी शर्त ऑफर में रख दी गई जिसको कंप्लाई करे बिना, कंप्लाई मतलब फुलफिल करे बिना आप उसको एक्सेप्टेंस मान लेंगे। कभी भी कोई ऐसी शर्त मत डालना जिसको अगर कोई सामने वाला फुलफिल नहीं कर पाया तो उसको एक्सेप्टेंस मान लेंगे, इसमें धोखाधड़ी होने के चांसेस है। आप एक्सेप्टेंस को क्लियर शब्दों में पूछोगे, ये बात याद रखना। तो कोई भी ऐसी शर्त मत डालो जिसको फुलफिल करे बिना हम ऐसा मान लेंगे कि क्या हो गई, एक्सेप्टेंस हो गई, तो ये चीज गलत है। लेट्स से उसका लेटर उस तक पहुंचा ही नहीं, अब आपने तो लेटर के अंदर लिखा हुआ है अगर तूने 30 जनवरी तक नहीं बोला तो मैं मान लूंगा एक्सेप्टेंस है। पहले बताओ आपका ऑफर कम्युनिकेट हुआ क्या? तो याद रखना एक्सेप्टेंस क्लियर होती है, प्रॉपर्ली कम्युनिकेट होनी चाहिए। सिर्फ किसी के चुप रहने से एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे। तो ऑफर में भी ऐसी शर्त नहीं होनी चाहिए कि किसी की चुप्पी को एक्सेप्टेंस मान लो। इसमें कुछ और एस्पेक्ट्स हैं, एक छोटा टॉपिक है बस, उसके बाद ये टॉपिक ओवर हो जाएगा। एक्सेप्टेंस हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो सुनो फटाफट से। इन्विटेशन टू ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम दी ऑफर, ये मैं पढ़ा चुका हूं। इन्विटेशन क्या होता है? ऑफर के लिए बुलावा। इन्विटेशन में शर्तें नहीं होती, शर्तें किस में होती है? ऑफर में होती है। कंडीशनल कौन होता है? ऑफर होता है। इन्विटेशन इज जस्ट दी रिक्वेस्ट फ्रॉम द पार्टीज कम एंड ऑफर मी, ठीक है। तो कार्लिल एंड कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में जो एडवर्टीजमेंट कंपनी ने दिया था वो प्रॉपर ऑफर था, क्योंकि शर्त कहां लग गई थी? एडवर्टीजमेंट में ही लग गई थी, ये पब्लिक अनाउंसमेंट थी, तो ये ऑफर रह गया। लेकिन यहां पे अगर आप ऑक्शन के लिए एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो ये एक इन्विटेशन टू ऑफर है, क्योंकि बिडिंग तो एक्चुअली में बिडर्स आके करेंगे। तो यहां पे शर्तें नहीं लगाई गई थी ऑक्शनियर द्वारा एडवर्टीजमेंट करते वक्त। शर्तें तो कौन लगा रहे हैं? बिडर्स लगा रहे हैं, इतने का बेच दो, इतने का बेच दो, फिर एक्सेप्टेंस होगी सामने से। तो याद रखना जो इन्विटेशन टू ऑफर है वो ऑफर से पहले आता है। A person making an invitation to offer is inviting other parties to make the offer subject to final terms and conditions। यानी फाइनल शर्तें कहां डिसाइड होंगी? जब पार्टी आके ऑफर देगी। अगर एडवर्टीजमेंट में ही आपने ऑफर दे दिया तो यानी शर्तें लगा दी तो वही ऑफर हो गया, लेकिन आपने सिर्फ बुलावा दिया है तो दैट इज नॉट दी ऑफर, दैट इज इन्विटेशन टू ऑफर। इसके बेस्ट एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है शेयर से पहले, तो शेयर्स के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करना एक्चुअली में ऑफर नहीं है। ऑफर तो क्या होगा? कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू करा है, सामने से पब्लिक आएगी और एप्लीकेशन देगी, जिसको आपने पढ़ा होगा एप्लीकेशन मनी। तो जो प्रोस्पेक्टस के पीछे एप्लीकेशंस लगी होती हैं उसको भर के कौन भेजेंगे? यहाँ पे इन्वेस्टर्स भर के भेजेंगे। तो एक्चुअली में ऑफर कौन दे रहे हैं? इन्वेस्टर्स। कंपनी यहाँ पे कोई ऑफर नहीं दे रही। कंपनी एक्चुअली में प्रोस्पेक्टस इशू करते वक्त इन्विटेशन दे रही है, क्योंकि उसमें शर्तें नहीं होती। शर्तें तो कहां होंगी? जब आप ऑफर देंगे कि हमें इतने शेयर चाहिए, हमें इतने शेयर चाहिए, तो शर्तें तो आप लगा रहे हो ना सामने से। कंपनी सिर्फ अपना प्राइस बताएगी, फाइनल शर्तें नहीं होती। मैंने बोला ना सब्जेक्ट टू फाइनल टर्म्स एंड कंडीशंस। तो फाइनल टर्म्स कैसे पता चलेंगी? जब आप नंबर ऑफ शेयर्स बताओगे आपको कितने चाहिए।
तो ऑफर कौन देता है यहाँ पे आके? इन्वेस्टर्स देते हैं। तो एक चीज याद रखना इसमें कि प्रोस्पेक्टस जो है इन्विटेशन टू ऑफर है, और इन्विटेशन टू ऑफर एक्चुअली में ऑफर से पहले आता है, इट प्रीसीड्स द ऑफर। तो ऑफर तो बाद में आया ना, और फिर उसकी एक्सेप्टेंस कौन करेगा? कंपनी करेगी। तो यूजुअली जो इन्विटेशन देता है वो ही एक्सेप्टर होता है। एडवर्टीजमेंट फॉर कोटेशन ऑफ लोएस्ट प्राइस, ये टेंडर का केस है, आपने टेंडर इनवाइट करा तो ये टेंडर इनविटेशन जो है इनविटेशन टू ऑफर है। इसके बाद सामने से जब टेंडर आएगा तो वो स्टैंडिंग ऑफर होगा, मैंने बता दिया आपको पीछे। इसके बाद गुड्स डिस्प्लेड इन शॉप्स, आपके पास मैनिक्विन्स लगे हुए होते हैं जिनके ऊपर प्राइस टैग लगा हुआ होता है, पुतले खड़े रहते हैं शॉप्स में, वो जो पुतले हैं उनके ऊपर जो प्राइस लगा हुआ है वो ऑफर नहीं है। वो कह रहे हैं कि ऐसा हमारे पास प्रोडक्ट है, आपको पसंद आया तो अंदर आके साइज बताएं, अंदर आके नेगोशिएट करें प्राइस के ऊपर। ये फाइनल प्राइस नहीं है, लेट्स से फाइनल प्राइस भी लिखा है तब भी नेगोशिएट करें, हमें आपको बेचना है नहीं बेचना। आपने तो आगे कह दिया मुझे प्रोडक्ट चाहिए, मैंने एक्सेप्टेंस कर ली, मेरे पास वो प्रोडक्ट है ही नहीं, ये तो सिर्फ हमने शो के लिए रखा हुआ है, अंदर मेरे पास स्टॉक है ही नहीं। तो रियलिटी में फाइनल शर्तें तो शॉपकीपर के साथ खड़े होकर डिसाइड होंगी ना। तो इसीलिए कोई भी गुड्स जो आपने डिस्प्ले के लिए रखे हुए हैं वो इन्विटेशन टू ऑफर होता है, वो ऑफर नहीं होता। ऑफर तो बाद में आएगा और फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस होगी। तो जो डिस्प्ले कर रहा है, जो इन्वाइट कर रहा है, वो ही एक्सेप्टर होता है यहाँ पे। इसके बाद ऑक्शन का केस ही मैंने बता दिया, ऑक्शनियर इन्वाइट कर रहा है, ऑफर तो बिडर्स देंगे आगे, फिर एक्सेप्टेंस कौन करेगा? ऑक्शनियर। तो जो इन्विटेशन दे रहा है वो ही एक्सेप्टेंस करेगा। इसमें लास्ट पॉइंट आता है कोटेशन का। ये कोटेशन क्या होती है? क्या ये ऑफर है? तो हार्वी वर्सेस फेसी का एक केस है जो बताता है, यूजुअली बिजनेसेस में क्या होता है, एक प्रैक्टिस होती है कि हम सप्लायर से कोटेशन मांगते हैं कि आप कितने का बेचोगे, सामने वाले कितने का बेचेगा। तो सप्लायर क्या करता है? उस कोटेशन का आंसर करता है। तो क्या उसने मुझे ऑफर दे दिया? नहीं। तो यही चीज मुझे आपको समझानी है कि इस कंपनी ने सप्लायर को बोला कोटेशन दो, इसने कोटेशन सप्लाई कर दी, क्या फाइनल टर्म्स डिसाइड हो गई? क्या? बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि कंपनी आप बताएगी उसको कितने किलो सामान चाहिए या कितने पैकेट चाहिए या कितना यूनिट्स चाहिए, ये तो कंपनी बताएगी ना। अभी तो उसने सिर्फ प्राइस पूछा है कितने का है। दुकानदार से जाके पूछोगे भैया ये सामान कितने का है, तो क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया उससे? नहीं। आप बोलोगे मुझे 2 पीस दे दो, ठीक है ये वाला दे दो, अच्छा इस कलर में है क्या? ये सारी शर्तें बाद में डिसाइड होंगी ना। तो कभी भी कोटेशन का रिप्लाई करना इज नॉट एन ऑफर। तो इसमें केस आता है हार्वी वर्सेस फेसी का। तो हार्वी ने 2 क्वेश्चन पूछे फेसी से कि आप मुझे बम्पर पेन सेल करोगे क्या, और दूसरा पूछा कि आपके पास जो टेलीग्राफ है उसका कम से कम प्राइस क्या है। तो यहां पे फेसी ने पहले क्वेश्चन का तो आंसर करा नहीं, उसने ये नहीं बोला कि मैं आपको बेचूंगा या नहीं बेचूंगा, उसने सिंपल क्या करा, प्राइस कोट कर दिया। उसने सामने से प्राइस कोट कर दिया। तो प्राइस कोट करना मतलब क्या, उसने टर्म्स फाइनल कर दी? नहीं। अब उसको कितने टेलीग्राफ चाहिए ये तो हार्वी बताएगा ना। तो रियलिटी में ऑफर अब हार्वी देगा। तो याद रखना, कोटेशन का आंसर करना यानी आपने स्टेटमेंट ऑफ प्राइस मांगी या कोटेशन मांगा, उसका रिप्लाई करना, कोटेशन देना इज नॉट एन ऑफर। ऑफर तो पार्टी सामने से देगी जब वो टर्म्स सारी डिसाइड करेगी। तो ये चीज प्लीज प्लीज याद रखना कि किसी कोटेशन का आंसर करना इज नॉट एन ऑफर, बिकॉज फाइनल शर्तें डिसाइड नहीं हुई। इन्विटेशन हो चाहे कोटेशन हो, दोनों में फाइनल शर्तें ऑफर के वक्त डिसाइड होंगी, तो ये ऑफर से पहले होती हैं। तो प्रोवाइडिंग द कोटेशन या फिर इनवाइटिंग द पार्टी टू द ऑफर, ये दोनों ही ऑफर से पहले होती हैं, तो ये ऑफर नहीं होती। तो ये प्लीज चीजें याद रखना कि यहाँ पे ऑफर नहीं बनेगा। तो ऑफर में इतना ही था। इसके बाद एक्सेप्टेंस का टॉपिक जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।